हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके कुछ टॉपिक्स को हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, उसके यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे और कहाँ यूज करना है। लैंड के बारे में पढ़ा था कि कितने % लैंड इंडिया के पास में है और जो लैंड एरिया है हमारा, हम उसको प्रॉपर किस टाइप से यूज कर रहे हैं, कितना हमारे कल्टीवेशन में यूज हो रहा है और कितना हमारे कल्टीवेशन में यूज नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीजों को हम अब तक क्लियर कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड कैसे खराब हो रही है और उसको कंजर्व करने के कौन कौन से रीजन हैं। आज इस टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक लिस्ट। लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है? लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है लैंड का खराब होना। अब जो लैंड है वो खराब होती कैसे है? ओके, तो चलिए देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। लैंड के खराब होने में जो रोल है, फर्स्ट रोल जो प्ले करता है वो है हमारे ह्यूमंस। ह्यूमन फर्स्ट रोल प्ले करते हैं लैंड के खराब होने में। मतलब सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जो लैंड खराब हो रही है ना हमारे, इसमें इंपॉर्टेंट रोल ह्यूमंस का भी है। अब कैसे ह्यूमंस उसको खराब कर रहे हैं लैंड को, देखो ह्यूमंस एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है बताइए आप लोग? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है, देखो इसमें जो ये कॉजेज है लैंड के खराब होने के और उनके जो मेजर्स हैं दोनों आपको एक ही पॉइंट में मिलेंगे और मैं दोनों को आपको एक ही पॉइंट में समझा दूंगी। जैसे डिफॉरेस्टेशन है, अब जंगल है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों का कटना, फॉरेस्ट का कटना। अब फॉरेस्ट कट रहे हैं, फॉरेस्ट के कटने से क्या होगा? जंगल कट रहे हैं, फर्स्ट लैंड खराब होगी, ऊपर से हमारे जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीटेशन होगा। ये सारे रीजन क्या है? फॉरेस्ट के कटने से ही तो हो रहे हैं। अब लाइक एक ये ट्री है, फॉरेस्ट है, ठीक है। अब ये जो ट्री है अब इनको कट कर रहे हैं। कट जब हम कर देते हैं तो इसके जो नीचे की ये जो सॉइल होती है ये सॉइल लूज पड़ जाती है। जब जंगल नहीं कटते, जब पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो वो लैंड के एरिया को पकड़ के रखते हुए अपने साथ, उनकी जो रूट्स होती है ना, उन्होंने उस लैंड एरिया को पकड़ के रखा हुआ होता है। बट जब वो कट जाते हैं, फॉरेस्ट कट जाते हैं, तो उसकी जो रूट्स होती है वो उसको लूज छोड़ देती हैं। अब उन्होंने लैंड के एरिया को लूज छोड़ दिया, वाटर आएगा, सपोज बारिश हो गई बहुत तेज, तो वो क्या पूरी मिट्टी को बहाकर आगे लेकर चला जाएगा, तो मिट्टी खराब हो गई। लैंड की डिग्रेडेशन, विंड चलेंगी बहुत तेज तो वो मिट्टी को उड़ाकर लेकर चली जाएंगी। तो क्या हो रहा है? ये लैंड का डिफॉरेस्टेशन ही तो हो रहा है। लैंड के फॉरेस्ट के डिफॉरेस्टेशन होने से जो लैंड है वो हमारी खराब हो रही है, लैंड क्या डिग्रेड हो रही है, ठीक है। अब जैसे कि हम जड़ से किसी चीज को उखाड़ लेते हैं, उसके साथ जो मिट्टी आती है वो एरिया खराब सा हो जाता है ना। आपने भी देखा होगा, आपके घर में, सबके घरों में छोटे मोटे पेड़ होते हैं, आप उसको कट करके देखो या उखाड़ के देखो, उसका जो लैंड एरिया होगा वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। जब तक उसकी रूट उसको पकड़ के रखती है तब तक वो लैंड डिग्रेड नहीं होती। बट जैसे ही हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं या उस प्लांट को कट करके उखाड़ के फेंक देते हैं तो वहां का जो लैंड एरिया होता है वो खराब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये था। सेकंड पॉइंट है हमारा ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग क्या होता है? ओवरग्रेजिंग होता है जानवर जहां पर चरने जाते हैं उसको ओवरग्रेजिंग बोलते हैं। अब ओवरग्रेजिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा। अब इसमें क्या, देखो उनके पास में फॉग और नाइफ तो है नहीं कि वो खेतों में जाएंगे और प्यार से उसको कट करेंगे और तब उसको खाएंगे। वो इस डायरेक्शन में उसको खाते हैं, जब वो उसको नोच के खाते हैं, जब वो इस डायरेक्शन में जब वो उसको खाते हैं तो वहाँ की जो लैंड होती है वो डिग्रेड हो जाती है, लैंड जो होती है वो खराब हो जाती है, क्योंकि उसको बहुत प्यार से कट तो किया नहीं है उन्होंने, इस वे में किया है, इस वे में उन्होंने उसको खींचा है।
अब इस तरीके से खींचने से क्या होता है, वो लैंड भी उखड़ के आ जाती है रूट्स के साथ, क्योंकि रूट्स ने उस एरिया को पकड़ के रखा हुआ था। अब जैसे उन्होंने इसको ऐसे खींचा तो वो सारी लैंड खराब हो गई, डिग्रेड हो गई। इसलिए ओवर ग्रेजिंग भी इस लैंड डिग्रेडेशन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, माइनिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग एंड क्वेरिंग में क्या होता है, माइनिंग एंड क्वेरिंग में क्या होता है, अब लाइक सपोज यहाँ पर हम एक होल बना कर गए हैं, माइनिंग करिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक होल बनाया है। अब इस होल में अब आपने माइनिंग तो करी, अब इस होल को आप ऐसे ही ओपन करके छोड़कर चले गए। इसी टाइप से आपने बहुत सारे होल बना दिए। ये एक सरफेस एरिया है, यहाँ पे आपने माइनिंग करी, इस होल को यहाँ से आपने जो एक्सट्रैक्ट करना था वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, और बाकी इसको ऐसे ही खुला छोड़कर चले गए। कभी पानी भर जाएगा इसमें, सडनली अगर कभी भूकंप आ गया, ये एरिया जमीन में धंस जाएगा, तो क्या हो रहा है, ये अगर हम खुला ही छोड़ के आएंगे माइनिंग करने से, तो ये लैंड तो डिग्रेड हुई ना, हमारी लैंड तो खराब हुई। तो इसलिए माइनिंग और क्वेरिंग भी इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द लैंड ओवर इरिगेशन, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ओवर इरिगेशन कैसे इस पे इफेक्ट डालती है, ओवर इरिगेशन का मतलब क्या, अब लाइक खेतों में पानी भर हुआ है, मान लो ज्यादा पानी डाल दिया, अब ज्यादा पानी डालने से क्या होगा, वो ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो होगा तो वो जो ऊपर की जो परत थी, जो ऊपर की सॉइल थी, वो पानी के साथ बहकर आगे निकल जाएगी। तो जो उस लैंड एरिया की फर्टिलिटी थी, क्या वो रही वहां पर, नहीं रही। क्या हो गया, वो बहकर आगे चली गई। तो उस खेत में लाइक जो ये खेत था, अब ये जो खेत है यहाँ पर, यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है, और वाटर फ्लो करके बाहर निकल गया। अब बाहर वाटर फ्लो होकर बाहर जब निकल गया, तो इसकी जो टॉप लेयर थी, टॉप लेयर की जो फर्टिलिटी थी, ये भी उस फ्लो के साथ में बाहर चली गई। अब उस लैंड एरिया पे या फिर उस फील्ड में, खेत में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो इसलिए ओवर इरिगेशन भी लैंड डिग्रेडेशन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लैंड डिग्रेड हुई है, नहीं हुई, आप ही बताओ। जब ऊपर जो फर्टिलाइजर वाली सॉइल थी, वो तो बहकर आगे चली गई। अब यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो ये भी एक लैंड डिग्रेडेशन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मिनरल प्रोसेसिंग, मिनरल प्रोसेसिंग भी क्या है, जब हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लैंड में गड्ढा करते हैं, पिट करते हैं, होल करते हैं, और उस होल को वैसे ही खुला छोड़कर आ जाते हैं, उसको दोबारा फिल नहीं करते हैं, तब क्या होता है उस कंडीशन में, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, उस कंडीशन में उसको जब हम खुला ओपन ही छोड़कर आ रहे हैं, तो लैंड खराब हो रही है। आने वाले टाइम में भूकंप आएगा या उसमें पानी भर जाएगा, तो जिससे वो सारी की सारी लैंड वहां से खराब हो जाएगी। ठीक है, इंडस्ट्रीज है। अब इंडस्ट्रीज कैसे इस पे इफेक्ट डालती हैं, इंडस्ट्रीज इफेक्ट डालती है। इंडस्ट्रीज है, केमिकल वाले प्रोडक्ट अगर हम पानी के थ्रू उसमें फेंक देते हैं, वो बाहर बह के आ रहे हैं, लैंड में जा रहे हैं, जमीन के अंदर घुस रहे हैं, तो उससे जमीन खराब हो रही है। केमिकल वाले प्रोडक्ट फेंक देते हैं, वाटर के थ्रू जा रहे हैं, विंड के थ्रू जा रहे हैं, लाइक सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट उड़कर जा रहा है, तो पानी के साथ वो पूरा का पूरा एरिया वहां पर जम जाता है। तो इन सबसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके डिग्रेडेशन थे, और वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज के। अब हमें ऐसे देखने हैं जो इनको, इनका सॉल्यूशन क्या है, इनके मेजर्स क्या है। ठीक है, उसको हम आगे देखते हैं। और कुछ नेचुरल एक्टिविटीज के भी होते हैं। नेचुरल एक्टिविटीज से जैसे विंड, ग्लेशियर का मेल्ट होना, रेन होती है, तो वो भी सारे क्या है हमारे डिग्रेडेशन के। अब यहाँ पर देखेंगे मेजर्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको कंट्रोल किया कैसे किया जाए। देखो फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट था हमारा डिफॉरेस्टेशन। फर्स्ट हमारा डिफॉरेस्टेशन था। अब डिफॉरेस्टेशन का मीन्स है पेड़ों को काटना, जंगलों का खत्म होना। अब उसका जो सॉल्यूशन, उसके जो मेजर्स है, उसमें हम क्या करेंगे,
एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मीन्स होता है पेड़ों का लगाना, जंगलों को ना काटना। देखो अगर हम पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो जो लैंड उसकी रूट्स होती हैं पेड़ों की, वो लैंड को होल्ड करके रखेंगी, तो लैंड हमारी डिग्रेड नहीं होगी। तो डिफॉरेस्टेशन का क्या हो गया? एफॉरेस्टेशन। और नेक्स्ट हमारा प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, प्लांटिंग ऑफ प्लांट्स। अब इसमें देखो क्या होता है, प्लांटिंग ऑफ प्लांट्स, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स क्या है? देखो हमने एक पढ़ा था ओवर इरिगेशन, ज्यादा पानी या फिर विंड इरोजन बोल सकते हैं, जिससे हवा के तो हमारी लैंड खराब हो रही है, उसमें हम क्या सकते हैं, ये एक हमारा क्या है, एक फार्म है, एक खेत है, इसके चारों साइड हमने क्या करा, प्लांट्स को इस टाइप से लगा दिया। ठीक है, इस टाइप से हमने इसके चारों साइड प्लांट्स को लगा दिया। अब सपोज उधर से बहुत तेज हवा चल के आ रही है, ऐसे हवा चल के आ रही है, हवा अगर बहुत स्पीड में ऐसे चल के जा रही है तो यहाँ की जो टॉप सॉइल है ना उसको उड़ाकर अपने साथ लेकर चली जाएगी। बट अगर हमने यहाँ पर उसके आगे कुछ बैरियर्स लगा दिए लाइक दिस, इस टाइप से अगर हमने कुछ बैरियर्स लगा दिए, प्लांट्स को लगा दिया, तो हवा अपनी स्पीड में तो आएगी बट इन बैरियर से टकराकर वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। जब उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी तो क्या वो इस सॉइल को अपने साथ उड़ाकर ले जा पाएगी? नहीं उड़ाकर ले जा पाएगी। क्यों? क्योंकि वो स्पीड में तो आई बट जैसे ही बैरियर उससे कनेक्ट हुए या बैरियर उससे टकराए, वो उन बैरियर से टकराने के बाद उसकी जो स्पीड थी वो स्लो हो गई। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इस टाइप के जो हम चारों साइड लगा रहे हैं किसी भी फील्ड के, ये शेल्टर बेल्ट का काम करते हैं। एक शेल्टर या फिर एक शेल्टर बेल्ट हमने कवर कर दी, जिसकी वजह से बारिश भी आ रही है, बारिश की स्पीड बहुत तेज, अगर इस वे में भी जा रही है तो अगर बारिश की स्पीड बहुत तेज है, बारिश की वजह से वो हमारी जो क्रॉप है वो भी खराब हो सकती है। ओके, और ज्यादा होने से ओवरफ्लो होने से पानी बहकर बाहर जा सकता है। बट अगर हमने ये शेल्टर बेल्ट लगा रखे तो जो हमारे रेन है उसकी जो स्पीड है वो भी इनसे टकराकर कम हो जाएगी। जो शेल्टर बेल्ट होते हैं हमारे, ये एक बैरियर का काम करते हैं। ओके, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग। देखो ओवरग्रेजिंग मैंने आपको बताया था, जैसे देखिए ये देखिए ये वाटर भरा हुआ, हमने इसके चारों साइड क्या कर दिया, हमने शेल्टर बना दिया। अब शेल्टर बनाने से क्या है, जो वाटर फ्लो होगा, वाटर जो फ्लो होगा वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रीज है वो उसको कवर कर लेंगे, या बारिश बहुत तेज आ रही है वो उसको कवर कर लेंगे, जिससे उसकी स्पीड जो थी वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करना है। ओवरग्रेजिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे हम? अब हम जानवरों को तो ये नहीं बोल सकते, जितने भी कैटल्स है, एनिमल्स है, उनको ये तो नहीं बोल सकते कि उनको चरने नहीं दिया जाएगा या उनको बाहर चारे के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो हम उनके साथ थोड़ा सा लॉस कर रहे हैं। बट देखो पहले पैस्चर लैंड ज्यादा एरिया था बट अब थोड़ा सा कम हो गया। रीजन ये भी हो सकता है कि अब लोग बाहर उतना नहीं जाने देते हैं, वो अपने घर पे ही खिलाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। बट बिल्कुल ही तो हम मना नहीं कर सकते ना, तो हम उसके लिए उनको एक परमानेंट पैस्चर लैंड दे देंगे। अब हमने ये उनके लिए दे दी, अब वो इसी लैंड में खाएंगे, इसके अलावा कोई जो दूसरी लैंड है वो उसको डिग्रेड नहीं करेंगे। एक ही लैंड है, इतना ही लैंड है पार्ट हमने उनको दिया, वो इसी पे जाएंगे, इसी पे ग्रेजिंग करेंगे। तो क्या इसके अलावा कोई दूसरा पार्ट खराब हुआ, कोई दूसरी लैंड डिग्रेड हुई? नहीं। देखो हम मना नहीं करेंगे या हम उनको रोक नहीं सकते कि वो ग्रेजिंग के लिए नहीं जाएंगे, ग्रेजिंग के लिए तो जाएंगे बट हम कंट्रोल तो कर सकते हैं। अगर हमने ऐसे ही उनको जाने दिया तो कभी किसी के खेत में जा रहे हैं, कभी किसी, पूरा एरिया खराब कर रहे हैं। लाइक ये पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को क्या कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं। बट यहाँ हमने उनको एक पर्टिकुलर ये एरिया दे दिया, अब वो इस एरिया से बाहर नहीं जा रहे, सिर्फ एक ही एरिया में ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो अदर लैंड पार्ट था ना वो सेफ हो गया। ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग के लिए हमें क्या करना है, उनके लिए एक पर्टिकुलर एक पैस्चर पार्ट उनको दे देना है जिसपे वो ग्रेजिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो अदर लैंड पार्ट है वो सेफ हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डून्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड। अब यहां पर देखिए
सैंड ड्यून्स क्या होता है? सैंड ड्यून्स होते हैं जो एरिड सॉइल होती है हमारी, या फिर रेतीली जमीन जिसको बोल सकते हैं, जो सैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है, लाइक हमारे राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, रेगिस्तान भी बोलते हैं, वो वाला पार्ट है। अब वहां पर देखो किसी भी क्रॉप का होना बहुत मुश्किल है। कोई भी क्रॉप वहां पर क्या ग्रो हो सकती है? नहीं हो सकती। तो और वहां पर जो सॉइल है वो भी एरिड सॉइल है। तो इस कंडीशन में हमें वहां पर क्या करना होगा? क्योंकि वहां पर क्या होता है, विंड चल रही है, यहाँ पर एक टीला बना हुआ, इधर से विंड आई, आज यहाँ था, चेंज होकर फिर यहाँ बन गया, फिर यहाँ से चेंज होकर वो यहाँ बन गया। किसी भी डायरेक्शन में ये मूव होते रहते हैं, जिस डायरेक्शन में विंड चलेगी यहाँ से रेत उड़कर वहां जाके टीला बना देगी, वहां से रेत उड़कर वहां जाकर टीला बना देगी। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि इस टाइप से जो हमारी लैंड है वो डिग्रेड ना हो। अब एक से दूसरी जगह उड़ के जा रही तो खराबी तो हो रही है, तो हमें ऐसा क्या करना है कि जिसकी वजह से हम उसको होल्ड करके रखें, उसको ऐसे उड़ने ना दे, कंट्रोल करके रखें। अब क्या कहोगे मैम रेत को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो तो उड़ेगी ही। हाँ उड़ेगी, बट ऐसा 1% तो चांस होगा कि हम उसको होल्ड करके रख सकते हैं। चांस है, ये देख रहे हो किसी के टच हो जाए ना तो मम्मी याद आ जाएंगी। इसको बोलते हैं थ्रोनी बुशेस, कांटेदार पेड़ जिसे हम कहते हैं थ्रोनी बुशेस। ये देखिए ये भी एक ऐसा ही पार्ट है। अब इसमें इन्होंने ये जो पेड़ लगा रखे हैं ना, ये जो पेड़ लगा रखे हैं ये थ्रोनी बुशेस, कांटेदार पेड़। तो ऐसे एरिया में जहाँ सेंड टाइप स्ट्रक्चर होता है वहां पर हम क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते, अदर कोई भी ट्री नहीं लग सकता, बट ऐसी जगह पर थ्रोनी बुशेस हम लगा सकते हैं। थ्रोनी बुशेस होते हैं कांटेदार पेड़, इन जगह पर हम कांटेदार पेड़ लगा सकते हैं। देखो कांटेदार जो पेड़ होते हैं ना, थ्रोनी बुशेस होते हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस में मिलते हैं। उनकी जो रूट्स होती है ना वो नीचे बहुत ज्यादा अंदर गई होती है। उसका रीजन ये है कि वो वाटर, देखो अब सूखा एरिया है, बारिश होती नहीं है वहां पर, तो जिसकी वजह से वाटर की वहां पर बहुत ज्यादा कमी होती है। इसीलिए उनकी जो थ्रोनी बुशेस जो ट्रीज होते हैं ना, उनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत नीचे तक गई होती है। अब बहुत जितनी नीचे तक वो जाएंगे उतना पूरा एरिया उन्होंने पकड़ रखा होगा, होल्ड करके रखा हुआ होगा, जिसकी वजह से वहां की मिट्टी उड़ के नहीं जा पाती है। पानी की खोज में उनकी रूट्स बहुत लंबी गई होती है, जहां उनको पानी मिलता है वो वहां स्टॉप होती है और उसके अलावा वो फैलती रहती है। इसलिए ये ऐसी जगह पर, रेगिस्तान वाली जगह पर जो ट्रीज होते हैं ना वो डिस्टेंस पे मिलते हैं, और ऐसे पेड़ मिलते हैं वहां पर जिनको पानी की कमी चाहिए, मतलब जिनको ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं है, जो कम वाटर में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो थ्रोनी बुशेस सारे ही पेड़ ऐसे ही होते हैं जिनको ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि माइनिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, इस टाइप के होल होते हैं, और इन होल्स को, इसमें जब हम माइनिंग करते हैं कोई भी चीज होती है उसको एक्सट्रैक्ट जब करके जाते हैं तो इन पिट्स को हम इसी तरीके से ओपन छोड़कर चले जाते हैं। लाइक हमने ये एक सरफेस एरिया है, यहाँ से कोई भी माइनिंग करी, एक्सट्रैक्ट करके निकाल कर चले गए। अब ये तो पिट ओपन है गया, कभी बारिश हुई तो पानी भर जाएगा इसमें, हवा धूल मिट्टी उड़ा के लेकर जाएगी, हल्का सा भी भूकंप वगैरह कुछ आ गया तो ये सारा लैंड एरिया जमीन दब जाएगी अंदर। जैसे सिंपल वर्ड में कहूँ तो पूरा एरिया खोखला हो चुका है, ठीक है। जरा सा कुछ हुआ तो डिजास्टर एंड डिजास्टर। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए हमें ये जो होल्स हम करते हैं ना, पिट होल्स हो गए, माइनिंग होल्स हो गए, इनको तभी के तभी फिल कर दो। आपको जो एक्सट्रैक्ट करना है करने के बाद उन होल्स को वहीं के वहीं बंद कर दो, जिसकी वजह से इन चीजों को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी नहीं। अब यहाँ पर छोड़ के चले गए तो लैंड तो डिग्रेड हुई, हमारी लैंड तो खराब हुई ना। अब यहाँ इस रीजन की वजह से अगर हम इसको वहीं के वहीं बंद कर देते हैं, वहीं के वहीं इसको बिल्कुल सरफेस को प्लेन करके दबा देते हैं, तो क्या ये प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम फेस करनी पड़ेगी? बताइए जल्दी। नहीं करनी पड़ेगी। ओके, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर्स। देखो ड्रिप इरिगेशन का अब हमने एक पढ़ा था ओवर इरिगेशन, मतलब हम अब रात तो पहले गांव में लोग क्या करते थे, रात को पानी लगाते थे अपने खेतों में और फिर घर आकर सो जाते थे। खेत में कितना पानी भर रहा है क्या पता चल रहा है?
बाई चांस ओवरफ्लो होने लगा हो, अब उस ओवरफ्लो से बचने के लिए उनने इस टाइप के निकाले। देखो इस टाइप के आप खेतों में पाइप डाल सकते हो, अब इनमें होल कर दो छोटे छोटे से, ठीक है, छोटे छोटे, जिसको ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं, छोटे छोटे से होल कर दिए तो पानी धीरे 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 कम अमाउंट में जाता रहेगा और अच्छी खासी आपकी इरिगेशन भी हो जाएगी खेतों में। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर देखिए, आप इस टाइप का कर सकते हैं। ऐसे टैप लगा दो सारे में और उनको ओपन कर दो तो थोड़ा 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 पानी जाएगा। आप ये फाउंटेन स्ट्रक्चर देख सकते हो, हम ऐसा भी कर सकते हैं। और एक इस टाइप का लगा सकते हैं। ये हमारा फील्ड है तो ऊपर की साइड में लाइक नीचे फील्ड है तो उसके ऊपर 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 ये स्प्रिंकलिंग वाटर हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, ऊपर 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 आप पाइप लगा दो और उनमें होल कर दो छोटे, जिससे कि जो पानी आएगा वो कम अमाउंट में आएगा और सारे में फैल कर आएगा, तो फ्लो ओवरफ्लो नहीं करेगा। अब इसमें क्या है, अब यहां क्या होता है, अब ये देखिए ये हमारा एक फील्ड है। अब हमने क्या करें, मोटे सी पाइप आते हैं गांव में जो मोस्टली यूज करते हैं, वो हमने यहाँ पर डाल के छोड़ दी। अब यहाँ क्या है, इसमें वाटर आ रहा है, अब ये पूरे खेत में जा रहा है, तो सबसे पहले जो वाटर जाएगा वो कहाँ पर जाएगा, सबसे ज्यादा वाटर इस एरिया में जाएगा, इस एरिया में जाएगा। यहाँ तक पहुंचने में उसको बहुत टाइम लगेगा, यहाँ जाएगा, इसके बाद देखिए मतलब सबसे ज्यादा वाटर यहाँ पर है, तो यहाँ की जो आपकी क्रॉप होगी वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, क्योंकि एक जगह बहुत ज्यादा पानी जा रहा है और बाकी जगह कम जा रहा है। एक जगह की क्रॉप तो खराब हो रही है क्योंकि इतनी उसको वाटर की नीड है नहीं जितना वाटर उसको मिल रहा है। तो इन सबसे बचने के लिए ही स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन, इस टाइप के जो मेथड्स है, मॉडर्न मेथड जिनको बोल सकते हो या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो, जिनको इरिगेशन के लिए यूज की जा रही है, ठीक है, जिनको इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। तो देखो पहले के टाइम में बहुत सारी चीजें डिफरेंट थी, आज के टाइम की जो चीजें हैं वो बहुत डिफरेंट है। न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, मॉडर्न मेथड आ गए, जिनकी वजह से हमें नई नई चीजें देखने को मिलती है और चीजें ज्यादा इजी वे में हो गई है, ठीक है। पहले देखो इस पाइप के थ्रू हमारे जो खेत थे, फील्ड थे, उनको इरिगेट किया जाता था, बट आज के टाइम में क्या है, ड्रिप इरिगेशन आ गया, स्प्रिंकलर्स आ गया, जिनके थ्रू आप लाइक फुहारे टाइप से आप उनको इरिगेट कर सकते हो। और इसमें भी माइनिंग एक्टिविटीज भी आ गया, जो होल हम पहले ओपन करके छोड़कर चले आते थे, आज के टाइम में अगर हम उन होल्स को बंद कर देंगे तो हमारी जो लैंड खराब हो रही थी वो अब खराब नहीं होगी। तो और इसको करने के लिए कोई बाहर से पर्सन नहीं आएगा, लैंड हमारी है तो उसको सेव करने का राइट भी हमारा ही है। जंगलों को अगर हम ना काटें तो भी हमारी लैंड डिग्रेड नहीं होगी, वरना लैंड डिग्रेड होने से सारी चीजें बहुत बिगड़ सकती है। लैंड डिग्रेड होगी तो पूरी जमीन खोखली होगी, आपकी देखो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आएगी, कोई भी आपकी प्लांटेशन क्रॉप नहीं होगी, प्लांट नहीं उस पर ग्रो करेंगे, तो क्या फायदा इस टाइप की लैंड पे रहने का जिसमें हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। और जैसे कि यहाँ देखिए, हाँ सैंडी एरिया, रेगिस्तान जैसे एरिया, क्या आपको लगता है कि वहां कभी किसी क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है? बोलोगे नहीं मैम, ऐसा तो नहीं लगता क्योंकि वहां पर वाटर बहुत कम है। हाँ नहीं किया जा सकता, बट अगर आपके पास में प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटीज हैं, क्योंकि देखो टाइम जितना मॉडर्न हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मॉडर्न हो रही है और इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, अगर हमारे पास इरिगेशन की प्रॉपर सोर्स होते हैं तो हम एक रेगिस्तान में भी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। हम ज्यादा वाटर वाली क्रॉप्स को ग्रो ना करके हम कुछ ऐसी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं ना जिनको वाटर की कम नीड हो, लाइक एलोवेरा हो गया, ठीक है, जो थ्रोनी बुशेस टाइप के ट्रीज है, प्लांटेशन है, हम उनको ग्रो कर सकते हैं जिनको पानी थोड़ा सा कम चाहिए और क्रॉप भी अच्छी है। एलोवेरा एक ऐसी क्रॉप है आज के टाइम में जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और उसको वाटर भी एक राइस के कंपैरिजन में बहुत कम चाहिए होता है, राइस को बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, बट एलोवेरा को कम नीड होती है। तो हम इस टाइप के क्रॉप्स को रेगिस्तान में भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर रेगिस्तान में ना जाके जो उसको स्टार्टिंग का पार्ट है वहां पर हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटीज है अकॉर्डिंग टू देयर क्रॉप, तो हम उस क्रॉप को वहां पर ग्रो कर सकते हैं। ओके,
और क्या था हमारा, ओवर ग्रेजिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, उनको एक सेपरेट पैस्चर लैंड दे दो जिसकी वजह से वो अदर लैंड को खराब नहीं करेंगे। शेल्टर बेल्ट लगाने से आपको विंड इरोजन से भी बच सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन में विंड से और वाटर दोनों से ही आप इसमें सेफ रह सकते हो। एफॉरेस्टेशन है मीन्स जो भी जंगल आप कट कर रहे हो, लाइक ये देखिए बेचारे अगर जंगल कट जाएंगे तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इनके लिए कौन सा दूसरा घर बना हुआ है, ये तो उसी घर में रहते हैं ना, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। इनकी लाइफ कहाँ होगी, ये तो उसके जंगलों के खत्म होते ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है कि कोई ने अपने घर में रहने देगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए से मस्त टॉपिक के साथ में। ओके, तब तक के लिए चलिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।